बिहार विधानसभा का आम चुनाव 2025 जो 2 चरण में होने जा रहा है, उसका प्रथम चरण 6 नवंबर को है और आज अभी सुबह 2 नवंबर दिन रविवार है। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम चरण अब बहुत नज़दीक है। चुनाव में जो अभी तक राजनीतिक परिदृश्य सामने आया है, उसके अनुसार आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सत्ता विरोधी लहर है। लेकिन क्या वोटर को नीतीश कुमार जी के विकल्प के रूप में कोई राजनीतिक दल सामने है? तो मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी वोट है, उसको कोई विकल्प मिला है। कभी कभी आपको यह मन करता है कि हम किसी को वोट नहीं दें, लेकिन विकल्प नहीं मिलता है। तब फिर आप ले दे करके उसी को वोट देते हैं। क्या वही स्थिति बिहार में अभी बनी हुई है, या सत्ता विरोधी लहर का फायदा महागठबंधन उठा सकेगी, राजनीतिक लाभ उसका ले सकेगी? क्योंकि महागठबंधन के पक्ष में लहर नहीं है। वह एक मजबूत गठबंधन बनाकर सभी सीटों पर जोरदार ढंग से अपने प्रत्याशी को उतारा है, और जहाँ जहाँ इनके प्रत्याशी हैं वहाँ पर ये मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि 2 दिन पहले बिहार विधानसभा का मोकामा विधानसभा क्षेत्र चर्चा में है। तो जो घटनाएं घटी है, उससे मोकामा विधानसभा में राजद की स्थिति मजबूत हुई है। ठीक उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जमुई जिला के झाझा विधानसभा में जयप्रकाश नारायण यादव जी को इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने उतारा है। तो वहाँ भी वो जोर शोर से लगे हुए हैं। तारापुर विधानसभा में थोड़ा स्थिति अलग है। इधर जमालपुर के बारे में भी सूचना आ रही है कि कांग्रेस की स्थिति वहाँ ठीक है। इधर बांका जिला के बेलहर विधानसभा से स्थिति यह बताती है कि वहाँ पर जदयू की स्थिति ठीक है, जबकि एक ऐसा प्रत्याशा था कि राजद ने इस बार एक शिक्षित युवा को टिकट दिया है, तो उसका फायदा महागठबंधन को होगा। लेकिन इस प्रकार वह नहीं दिख रहा है। फिर आप कह सकते हैं कि भागलपुर विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति ठीक है। तो फिर नाथनगर विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को दिया है, और वहीं
एनडीए की तरफ से लोजपा ने उम्मीदवार दिया है। लोजपा का उम्मीदवार ज़्यादा प्रत्याशी है, तो उस स्थिति में वहाँ क्या होगा आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजद का उम्मीदवार वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल विशेषकर, उसमें कांग्रेस भी, उसमें कम्युनिस्ट भी, सभी जगह लड़ाई में है। तो जो राजनीतिक दल लड़ाई में रहता है उसको चुनाव में फायदा होता है, क्योंकि आधा सीट भी यदि वो जीतता है तो वो बहुमत के करीब पहुंच जाता है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हर एक जगह लड़ाई में महागठबंधन का प्रत्याशी है। यदि कुछ सीटों को हम छोड़ देते हैं, जैसे कि आप अभी पटना जिला की कुम्हरार विधानसभा भी चर्चा में है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया है वह लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और जनसुराज के चर्चित प्रतिष्ठित प्रोफेसर केसी सिन्हा जी हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कहीं कहीं राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार तीसरे पोजीशन पर है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि काराकट विधानसभा, जदयू ने वहाँ एनडीए की तरफ से महाबली सिंह को दिया है। महागठबंधन का भी उम्मीदवार है, लेकिन हमको लगता है कि वहाँ लड़ाई जदयू वर्सेस ज्योति सिंह का होगा। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ भी महागठबंधन का प्रत्याशी लड़ाई में नहीं है। तो आपको देखना होगा कि इस प्रकार कितने क्षेत्र हैं जहाँ पर महागठबंधन का प्रत्याशी लड़ाई में नहीं है, या फिर कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एनडीए का उम्मीदवार लड़ाई से बाहर है। तो यह भी आपको देखना होगा। तो इस प्रकार का आप जब सूची बनाते हैं तो आपको बहुत कम मिलेगा जहाँ पर आप कह सकते हैं कि एनडीए के प्रत्याशी लड़ाई से बाहर चला गया है। लेकिन हमको लगता है कुछ जगह जो समाचार आ रहा है उसके अनुसार से एनडीए के प्रत्याशी कहीं तीसरा पोजीशन पर नहीं चला जाए, ऐसा दिख रहा है। और यह तब की स्थिति में हो सकता है जब जनसुराज का प्रत्याशी का सीधा मुकाबला महागठबंधन के प्रत्याशी से हो, तो वहाँ पर स्थिति ऐसी बन सकती है। विशेष जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन आप यदि मोरवा विधानसभा का उदाहरण लेंगे तो यह देखना होगा कि करपी ठाकुर जी की पोती डॉक्टर का मुकाबला किससे है। क्या उनका मुकाबला महागठबंधन से है या उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार से है। तो वहाँ पर हमको लगता है कि लड़ाई में डॉक्टर जागृति ठाकुर रहेगी और उसके मुकाबला में कौन होगा, क्या लड़ाई त्रिकोणात्मक हो जाएगा, यह देखने की बात है। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्लोटिंग वोट है, जो इधर उधर जाता है,
जिसको राजनीति में आप फ्लोटिंग वोट कहते हैं, जो अनिर्णय की स्थिति में और निर्णय की स्थिति में रहती है, तो वह वोट बचे हुए 2-4 दिन में किधर जाती है, यानी 6 नवंबर के पहले उनका रुख किधर होता है। और जिधर रुख होगा तो प्रथम चरण में फिर वो बातें फैलती है कि वोट किधर जा रहा है, तो वह दूसरा चरण में प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आज के तिथि में कोई भी बहुमत हासिल करने के स्थिति में नहीं है। इसका कारण यह है कि 2 नई पार्टी का राजनीतिक परिणाम, यानी उनके पक्ष में राजनीतिक परिणाम कैसा होगा यह स्पष्ट नहीं है। जैसे जनसुराज पार्टी कितना प्रभाव डालेगा, कितना वोट वह काटेगा, तो कटेगा तो इसी दोनों से, महागठबंधन और एडीएन से। या फिर ओवैसी साहब भी सीमांचल क्षेत्र में हैं, तो वह भी तो वोट काटेंगे महागठबंधन का। तो प्रशांत किशोर जी इसका वोट काट रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये कहीं न कहीं किसी निर्णय में राजनीतिक समीक्षक को पहुंचने में दिक्कत पैदा कर सकता है। बजाय यदि आप किसी का पक्ष ले सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि महागठबंधन जीत रहा है, या कह सकते हैं कि वो हार रहा है। लेकिन सत्ता विरोधी लहर तो एनडीए के पक्ष में है, और यह एनडीए बखूबी जान रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम दिग्गज, पवन सिंह भी अंत में स्टार प्रचारक के रूप में आए हैं, गोरखपुर के सांसद आए हैं, दिल्ली के सांसद तिवारी जी घूम रहे हैं। तो आखिर ये लोग क्यों घूम रहे हैं? कहीं न कहीं तो एनडीए को ये है कि सत्ता विरोधी लहर है। अब इस सत्ता विरोधी लहर में तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट बचा लेगा जहां वह लड़ाई में है, लेकिन जहां जदयू है उसके बारे में जो समाचार आ रहा है, उनका बहुत जगह सीट महागठबंधन से फंसता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आप चकाई को लीजिए, जैसे हमने अभी झाझा के बारे में कहा, तो यहाँ पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। और भी इस तरह का आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अस्थमा है, वहाँ पर आरपी एन सिंह की लड़की है। तो अस्थमा विधानसभा में क्या होगा? क्या अंत में जदयू की ही जीत होगी, या कोई वहाँ परिवर्तन हो सकता है? तो यह देखना होगा। लेकिन खतरा जदयू पर ज़्यादा है, और परिवर्तन के मूड में जनता है, लेकिन विकल्प जो है नहीं मिल रहा है। अब घूम फिर के क्या होगा यह कहना मुश्किल है। तो इसके लिए प्रथम चरण का चुनाव तक प्रतीक्षा किया जाए, उसके बाद एक चरण चुनाव होने दिया जाए, तभी बिहार में किसकी सरकार बनेगी स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि जैसा सभी लोग जानते हैं कि लगभग आप एक चरण में 121 तो दूसरा चरण में 122, यानी 50% चुनाव एक चरण में
और फिर आधा जो है चुनाव दूसरे चरण में है। तो बचा हुआ चरण में प्रथम चरण का रुझान अवश्य ही प्रभावित करेगा और वही किसी को भी सरकार बनाने के निर्णायक स्थिति में पहुंचा सकता है। धन्यवाद।